सीसीटीवी को जरा ध्यान से देखिए। पापा, मम्मी और 13 साल का बेटा सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद एक प्रोफेसर मैडम की हत्या कर देते हैं। हत्या इतनी ज्यादा क्रूर तरीके से की जाती है कि उस महिला की आंखें तक बाहर आ जाती है। जब दिल्ली पुलिस छानबीन करने के लिए इस इलाके में पहुंचती है, और वो भी उस इलाके में जो दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक है, तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि सुराग के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो चेहरा आपको सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक परिवार एक 13 साल की बच्चे के साथ हत्या करने एक प्रोफेसर मैडम के घर में आखिर घुसा, तो घुसा क्यों? जब उसका पीछा किया गया कि कहां भागे होंगे, कहां गए होंगे, तो पुलिस के हाथ कोई भी लीड नहीं लग रही थी। पुलिस को पहले शक हुआ कि महिला का जो पति है शायद उसने हत्या करवाई हो, और पुलिस इसी तौर पर इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है। लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे चलती जाती है तो पता लगता है कि इसमें तो पति का कोई हाथ नहीं है। फिर आखिर दिल्ली के इस पॉश इलाके में हत्या करने के लिए बच्चों को लेकर आखिर कौन पहुंच गया? जब इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई तो खुद पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी भी हैरान और परेशान थे। एक 13 साल के बच्ची के सामने हत्या करने के बाद मां बाप उसी के घर में नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, और बच्चा उस लाश को टकटकी निगाहों से देखता रहता है, मानो उसके लिए रोजमर्रा का काम हो। क्या है पर्दे के पीछे की वो डरावनी कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक महिला, एक पुरुष, जो दो लोग हैं वो सीढ़ियों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक फ्लैट के अंदर। पीछे पीछे चल रहा है नीले रंग की शर्ट में एक 13 साल का बच्चा। ये एक किलर फैमिली है, एक हत्यारी फैमिली है जो प्लान करके आई थी एक मर्डर के लिए। लेकिन जब तस्वीरें बदलती हैं तो कुछ इस अंदाज में इस फैमिली का जो रंग है वो सामने आता है। इस तस्वीर में आप देखिए, एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो किलर फैमिली है ये एक फ्लैट में घुसने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ आपको एक बॉडी बिल्डर शख्स नजर आ रहा होगा। ये एक खाकी वर्दी वाला पुलिस वाला है, वो भी दिल्ली पुलिस, जो इस वक्त दिल्ली से करीब करीब 1400 किलोमीटर दूर पहुंच गया है, यानी बंगाल। और बंगाल से ये इस हत्यारी फैमिली को, यानी कि जो पिता थे घर के मुखिया, जो उनकी पत्नी है, उन्हें अरेस्ट कर लाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो 13 साल का बच्चा था उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये दोनों तस्वीर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ कत्ल करने के इरादे से ये पूरा परिवार घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ इन्हें घसीट कर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, जो दिल्ली पुलिस का सिपाही है, वो इन्हें बंगाल से अरेस्ट कर सीधे दिल्ली ला रहा है। अब आप देखिए, एक कमरे के अंदर एक डीयू प्रोफेसर की हत्या हो जाती है, और जब क्राइम सीन को दिल्ली पुलिस भी देखती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। क्राइम सीन पर एक महिला की डेड बॉडी उनके कमरे में ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी। जो कलाइयाँ थी वो कटी थी, दोनों तरफ की जो कलाई उसे काटने की कोशिश की गई, मानो किसी के अंदर इतनी नफरत भरी थी। आंखें बाहर आ गई थी, और सिर ऐसा था कि पीछे की तरफ से पूरा फूट गया था, और खून ही खून जो था सारे चारों तरफ फैला हुआ था। क्राइम सीन से देखकर जितना पुलिस हैरान परेशान हुई, उतना ही जब कातिलों के घर दिल्ली पुलिस पहुंचती है और जब वहां पर तफ्तीश होती है, वहां पर एक से एक चीज़ें निकाली जाती है, तो दिखती हैं वो औजार, वो हथियार जिससे हत्या की गई। इसके अलावा कातिल के जब बैग को खंगाला गया तो उसके अंदर से 100 शर्ट निकली। सोचिए, कातिल मर्डर करने के लिए गया और साथ ही साथ 100 शर्ट अपने साथ लेकर गया। आखिर उन शर्ट का वो करना क्या चाहता था? इसके अलावा एक सूटकेस पुलिस के हाथ में लगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा रुपए हैं। अगर उसे गिनने बैठेंगे तो कम से कम करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन उसमें भी एक खेल था। ऊपर की तरफ जितने नोट रखे हैं वो सारे असली हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस नीचे पहुंचती है, गड्डियों को नीचे तक चेक करती है, तो सारे के सारे नोट नकली थे। दिल्ली पुलिस भी हैरान थी कि आखिर 1400 किलोमीटर दूर, यानी कि बंगाल के वर्धमान इलाके से 3 लोग, एक बच्चा, उसके माँ बाप वहाँ से निकलते हैं, 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में पहुँचते हैं, और डीयू की प्रोफेसर जो देवस्मिता पॉल है उनके घर में एंट्री करते हैं कत्ल के इरादे से। तो आखिर वो ये 100 शर्ट क्यों लेकर आए? उनके साथ वो बैग क्यों था नकली नोटों का जिसके ऊपर सारे असली नोट रखे थे? इसके अलावा उनके पास एक टीटीई का बैज मिलता है, कुछ वर्दी मिलती हैं,
25 से ज़्यादा महंगी घड़ियां मिलती हैं। ये सारी चीज़ें आखिर एक कातिल लेकर क्यों गया था उसके घर, जहां पर उसे एक कत्ल को अंजाम देना था? ये सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के लिए पैदा होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस भी पीछे नहीं हटती और एक से एक सुराग को इकट्ठा करके इस केस को सॉल्व करती है। सोचिए, एक ऐसा इलाका, दिल्ली का ऐसा पॉश इलाका, जहां पर जिस घर में हत्या हुई उसके आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। दिल्ली पुलिस भी परेशान है कि आखिर किस तरीके से केस को सॉल्व किया जाए। भले वो इन तीनों आरोपियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन बीच में जो सारा महीना मंथ होता है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस मेहनत करती है, वो सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस को बनाती है स्मार्ट पुलिस। जितनी भी इस देश की पुलिस है, उन सबको दिल्ली पुलिस से सीख लेनी चाहिए कि जब कोई भी क्लू ना हो, कहीं से भी कोई सुराग ना मिल रहा हो, तब किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, और ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया बल्कि उन कातिलों तक पहुंच भी गई और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। और तो और सारे एविडेंस को एकदम सही तरीके से उन्होंने अपने पास इकट्ठा करके भी रखा है। अब ये सारी कहानी जानने के लिए कि आखिर कैसे दिल्ली पुलिस ने डीयू की जो प्रोफेसर हैं देबोस्मिता पॉल, उनके हत्याकांड को सुलझाया, और कैसे इस पूरी कहानी की भनक उस पूरी सोसाइटी में लगी और कैसे कातिल पकड़े गए, वो जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि देखिए, ये जो आप तस्वीर मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, जहाँ से दिल्ली पुलिस के जवान उन तीनों को अरेस्ट करके ला रहे हैं, ये उनका घर है, उन कातिलों का घर है, जिसका नाम है राम प्रसाद, जो इस घर के मुखिया हैं, उनकी पत्नी है और उनका बच्चा है। इसी घर से बाकायदा प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, ये सब अपने बैग के अंदर हथियार लेकर, अपने साथ पैसा लेकर, घड़ियाँ लेकर, वो शर्ट लेकर, वो सारी चीज़ें लेकर निकलते हैं 1 तारीख को, और 1 तारीख को जब निकलते हैं सीधे दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और 2 को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में 2 तारीख को पहुंचने के बाद इनका आगे का प्लान था कि इन्हें देबोस्मिता, जो प्रोफेसर है डीयू की, उनसे मिलना था। अब जो प्रोफेसर है डीयू की, दरअसल 4 जून को था, थर्सडे, गुरुवार का दिन था। उस रोज़ वो अक्सर जब कॉलेज जाती थी, लेकिन उस रोज़ उनसे कोई मिलने आ रहा था, क्योंकि व्हाट्सएप पर इनकी बात हो गई थी, इनके घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट कौन थे? वही 3 लोग थे जो सीधे बंगाल से दिल्ली आए थे। अब 2 तारीख को जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक गेस्ट हाउस लेते हैं, रेस्ट करते हैं। 3 तारीख को बाकायदा प्लानिंग करते हैं, मैसेज करते हैं प्रोफेसर को, और 4 तारीख को उनको मिलने के लिए निकलते हैं। अब इसके बाद जो प्रोफेसर हैं वो घर पर वेट कर रही थी कि उनसे कोई मिलने आने वाला है। अब ये लोग उनके क्या लगते थे, रिश्तेदार लगते थे, कैसी जानकारी थी, वो भी आप आगे समझेंगे। तो उधर वो अपने घर में तैयारियां कर रही थी, कुछ खाने पीने का हल्के फुल्के स्नैक्स वगैरह भी बना रही थी, और इसलिए वो घर भी नहीं गई थी, ऑफिस भी नहीं गई थी। अब होता क्या है कि यहाँ से जो गेस्ट हाउस में तीनों लोग रुके थे, सीधे वसुंधरा एनक्लेव के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद ये जो आप सीसीटीवी फुटेज जो शुरुआत में भी आपने देखी, इसमें आप देखेंगे कि जो पिता है, जो शख्स है राम प्रसाद, उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। जो महिला है, यानी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने भी अपना चेहरा ढक रखा है। लेकिन जो बेटा है, जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है, उसके चेहरे पर कोई भी मास्क नहीं है, उसका चेहरा साफ दिख रहा है, और सीसीटीवी से अंदर जाते दिखाई दे रहे। पीठ पर इन्होंने एक बैग भी टांगा हुआ है, और उसके बाद ये सीधे सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, कॉरिडोर में जाते हैं, और फिर उसके बाद जो देबोस्मिता, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, उनके घर में दाखिल होते हैं। अब क्योंकि जानकारी थी, इसीलिए फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं मिलते हैं पुलिस को। जब पुलिस अंदर क्राइम सीन देखती तो उन्हें लगता है बहुत ही फ्रेंडली एंट्री थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों कातिल जब वहाँ पहुँचते हैं तो बेल बजाते हैं, अंदर से देबोस्मिता जो है वो गेट खोलती है, और इसके बाद तीनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब अंदर होता क्या है? अंदर जब शुरुआत में सबसे पहले पानी, चाय, जो एक गेस्ट का आवभगत की जाती है, उस तरह से देबोस्मिता भी अपने गेस्ट का आवभगत करती हैं। और उसके बाद ये जो राम प्रसाद है, ये फ़ौरन एक बैग उठाता है, बैग को खोलता है और कहता है, हम आपके लिए पैसे ले आए हैं, पैसों का इंतज़ाम हो गया है, अब आप हमारी डील को मान लीजिए। जो सामने बैठी देबोस्मिता थी वो कुछ समझ नहीं पाती, और वो साफ तौर पे कहती कि देखिए, मैंने आपको पहले ही मना किया है, ये डील मेरे किसी काम की नहीं है और मैं इसमें आपका कोई सहयोग नहीं कर सकती, आप यहाँ से चले जाइए। अब होता क्या है कि फिर से जो सामने रामप्रसाद बैठा था, उसकी जो पत्नी बैठी थी, वो बोलते हैं कि आप हमारी बात को समझिए, हमारे लिए वो चीज़ खरीदनी, वो ज़मीन खरीदनी बहुत ज़रूरी है, हम करोड़ों पैसे लेकर आए, फ़ौरन इसे लीजिए, साइन करिए और हम यहाँ से जाएं। देबोस्मिता मना कर देती है कि नहीं, वो ज़मीन मैं नहीं बेचूंगी। अब कौन सी ज़मीन थी, क्या ज़मीन थी, ये भी आपको आगे पता लगेगा। अंदर जैसे उसने मना किया, क्योंकि ये जो पति पत्नी है पूरी प्लानिंग से आए थे, इन्हें पता है कि इन्हें अंदर करना क्या था और कौन सी ऐसी चीज़ थी, तो इसीलिए फ़ौरन जो हस्बैंड राम प्रसाद है वो अपना बैग निकालता है, और बैग में इसने मूसली रखी हुई थी। आप यूँ समझिए जैसे जो एक कुट्टन होता है, घर में किचन में यूज़ होता है अदरक कूटने के लिए, या जो ओखली जैसी जो चीज़ होती है उस पर चलाया जाता है और कूटा जाता है, तो वो लेकर आया हुआ था अपने साथ, और साथ में एक अस्तुरा लेकर आया हुआ था। वो फ़ौरन बैग से उस
ओखली का जो एक डंडा होता है उसे निकालता है और सीधे तौर पर जो मूसल होता है उसे सीधे तौर पर देवोस्मिता के सर पर मार देता है। अब इतने के बाद जो देवोस्मिता है वो ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन वो बार बार चिल्लाती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। और तभी ये जो राम प्रसाद है ये उस मूसल से लगातार 10 बार देवोस्मिता के सिर पर वार करता है। इतनी तेज़ वार करता है कि वो बस ये तय करना चाहता था कि कभी भी किसी भी वक्त बस जल्दी से जल्दी ये मर जाए और उसके बाद जो हमारी कामनाएं हैं, जो भी हम इस औरत से चाहते हैं, वो पूरी हो जाएं। एक तरफ जो पति है वो अपने जो जिसके घर वो आया था उनकी हत्या कर रहा था, यानी कि डीयू की प्रोफेसर की हत्या कर रहा था। बीवी जो है फौरन से उठती है, बैग उठाती है और बैग में जो वो अस्तुरा लेकर आई थी उसको सीधे निकालने के बाद उस चाकू को खोलते ही देवोस्मिता की कलाई पर अटैक करती है। और सोचिए ये दोनों माँ बाप जो हैं अपने बच्चे के सामने, 13 साल का बच्चा वहाँ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, वो सामने देख रहा है कि जो उसके माँ बाप हैं वो एक औरत को मार रहे हैं, ओखली से जो मूसल होता है उससे सर को कुचला जा रहा है। माँ फौरन उस्तरा निकाल रही है और कलाइयाँ काट रही है जल्दी जल्दी से, ताकि कैसे भी करके बस इसकी सांसें रुक जाए, कहीं से भी कोई आ ना पाए। और बेटा सामने बैठा हुआ, इन माँ बाप को तब भी शर्म नहीं आई, ज़रा भी डर नहीं लगा कि उसके बच्चे पर क्या असर होगा। एक बच्चे के सामने तुम इस तरह से एक मर्डर को अंजाम दे रहे हो। अब जो राम प्रसाद की पत्नी थी, यानी कि जो हत्यारिनी जो पत्नी है, ये बकायदा कलाई को काटती, क्योंकि इन दोनों को पक्की तरह से तय करना था कि कैसे भी करके जो ये औरत है ये बचनी नहीं चाहिए। अब जैसे दोनों चेक करते हैं कि उसकी मौत हो गई है, देवोस्मिता की नाक के पास हाथ लगाते हैं, जब इन्हें तय हो जाता है तो उसके बाद बकायदा ये जो इनका हथियार है उसे साफ करने की कोशिश करते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि जब एफएसएल टीम चेकिंग करेगी, जब सारी पूरी तरीके से लैब में टेस्ट होगा, तो वो जो खून आप कितना भी रुमाल से साफ कर लो, कपड़े से साफ करो, लेकिन वो आपने जो उस्तरा यूज़ किया है, जो मूसल यूज़ किया है, उस पर कहीं ना कहीं उसके अंश रहेंगे। बकायदा उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत खून साफ करते हैं जो इनके कपड़े पे लगा था, और इसके बाद अपने बेटे से कहते हैं कि तुम यहीं बैठो, बैग वहीं छोड़कर जाते हैं। और तो और ये जो देवोस्मिता है उसका वॉशरूम यूज़ करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि इनके बैग से 100 शर्ट मिली थी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ये क्या करते हैं कि बकायदा जो कपड़े लेकर आए थे अपने साथ उसको जाकर वॉशरूम में नहाते हैं, चेंज करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, क्योंकि बेटे के कपड़ों पर कहीं भी खून का मार्क नहीं था, कुछ भी धब्बा नहीं था, तो वो उसके कपड़े सेम रहते हैं। लेकिन दोनों पति पत्नी उस वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करते हैं, आधे घंटे तक घर में रहते हैं, सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और सोचिए जब माँ बाप उस कमरे में जब वॉशरूम में नहा रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, तो बेटा जो है वो लाश के पास बैठा है। इन माँ बाप को ज़रा भी मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि एक कत्ल को अंजाम दे और ऊपर से बेटे के सामने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब इधर होता ये है कि जब कत्ल हो जाता है, कपड़े चेंज हो जाते हैं, आधा घंटा बीत जाता है, तो ये लोग फिर से प्लानिंग करते हैं। और जो राम प्रसाद है वो अपनी पत्नी, अपने बेटे, सबको हिदायत देता है कि देखो हम आए भले एक रास्ते से, जो शुरुआत में आपने सीसीटीवी फुटेज देखा ना, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, तो कहता है कि हम आए भले एक रास्ते से, लेकिन अब हमें बिखरना होगा। कॉरिडोर से लेफ्ट साइड में तुम चली जाओ, बेटा और मैं साथ आ जाते हैं। तो ये लोग बिखर बिखर कर जाते हैं, पत्नी को अलग साइड से भेजता है और खुद बेटे के साथ आ जाता है। अब वहाँ पर आने के बाद इनकी कैब पहले से खड़ी होती है, क्योंकि ये कैब से ही आए थे, तो वो कैब काफ़ी उसको वेट भी कराती कि हमारा बस आधे घंटे 1 घंटे का काम है, तो कैब वेट भी करती है। वापस कैब में बैठते हैं, कैब में बैठने के बाद वापस गेस्ट रूम जाते हैं। अब गेस्ट रूम जाने वहाँ जब ये अपने गेस्ट हाउस पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद सीधे तौर पर जो इन्होंने कपड़े पहने थे उसे फिर से बदलते हैं। मतलब कि अगर पुलिस जब चेक भी करे या ट्रैक भी करे तो बार बार कपड़े बदल रहे होंगे, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं भौचक जाएगी या उसको भी कन्फ्यूजन हो जाएगी और उसे समझ नहीं आएगा कि हुआ तो हुआ क्या। और गेस्ट हाउस जाने के बाद फिर से कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद जो कैब इन्होंने बुलाई थी अब उसे भेज देते हैं। वहाँ से पकड़ते हैं ऑटो पकड़ने के बाद सीधे बस अड्डे जाते हैं। बस अड्डे जाने के बाद फिर ये आनंद विहार पहुँचते हैं। आनंद विहार पहुँचने के बाद इनका प्लानिंग था ट्रेन पकड़ने का, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर से वॉशरूम यूज़ करके कपड़े बदलते हैं। सोचिए 3 बार इन माँ बाप ने कपड़े बदले, एक बार जहाँ इन्होंने कत्ल किया उस घर में, गेस्ट हाउस में, और फिर इसके बाद जो रेलवे स्टेशन पहुंचे वहाँ पर इन्होंने कपड़े बदले। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन ये थी कि जो लड़का इनके साथ चल रहा था, इनका 13 साल का, उसने वही एक शर्ट जो उसने पहनी थी वही पहनी हुई थी। और यही सारी चीज़ें जो इन्हें लग रहा था कि बार बार ये कपड़े बदल रहे हैं, इससे पुलिस इन तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो इनके साथ बेटा चल रहा था वही इनका पहचान चिन्ह बन गया और उसी के ज़रिए पुलिस जो है पूरे केस को सॉल्व भी करती है। अब एक तरफ ये लोग दोबारा से जब रेलवे स्टेशन आते हैं तो वहाँ से एक लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, कुछ दूर जाते हैं और उसके बाद फिर से दूसरी जगह पहुँचने के बाद सीधे बंगाल के लिए जो ट्रेन जा रही थी उसमें बैठ जाते हैं और सीधे पहुँच जाते हैं बंगाल, जो शुरुआत में फुटेज देखी थी जहाँ से जो पुलिस वाले इन्हें अरेस्ट करके लाते हैं, ये अपने घर पहुँच जाते हैं। अब एक तरफ ये कत्ल कर कर बड़े ही आराम से कपड़े बदल कर सारे सबूत मिटा कर, इनको ऐसा लग रहा था ये अपने घर वापस पहुँच गए, इन्हें लग रहा था अब क्या ही कोई हमारा बिगाड़ पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ होता ये है कि जो डीयू की प्रोफेसर थी उसका घर पूरी तरह से बंद था, बाहर से लॉक लग गया था। पड़ोस जो अगल बगल के फ्लैट्स थे उन्होंने भी देखा था, लेकिन किसी ने कुछ ऐसी चीज़ नोटिस नहीं की। अब होता क्या है कि जो उसकी बहन थी डीयू प्रोफेसर की, उसकी छोटी बहन है, वो लगातार
उन प्रोफेसर को कॉल कर रही थी, एक दिन बीत जाता है, कॉल नहीं उठता। 5 तारीख को फिर से वो कॉल करती है, क्योंकि 4 जून को तो मर्डर ही हो गया था। 5 को फिर से वो कॉल करती है मॉर्निंग में, फिर कुछ नहीं आता। दोपहर हो जाती है तो उसे लगता है कि इतना भी टाइम कैसे लगता है, अगर मेरी बहन कहीं गई होगी, ऑफिस गई है, कॉलेज गई, जहाँ भी गई है, इन्फॉर्म तो करेगी, मैसेज तो करेगी। अब ऐसे में वो अपनी बहन को देखने के लिए जाती है तो देखती है घर पर जो है ताला लगा हुआ है, रूम वो मतलब फ्लैट जो है वो लॉक है। अब वो सोचती है कि यार ऐसा तो कभी नहीं होता था, फ्लैट तो कभी भी लॉक नहीं होता था, या तो हमें इन्फॉर्म तो करती है अगर कहीं चली गई है। तो उसे डाउट होता है, वो फ़ौरन पुलिस को बुलाती है और जो वहाँ पे मेंटेनेंस वाले लोग थे उनके ज़रिए उस दरवाजे को खोला जाता है। और जैसे वो अंदर एंटर करती है, उसको दिखता है कि खून कहीं कहीं के कुछ छींटे दिख रहे हैं, और जैसे वो उन खून के छींटों को फॉलो करती है और वो उस ड्राइंग रूम में पहुंचती है, उसे सीधे तौर पे दिखता है कि उसकी बहन की जो डेड बॉडी है वो नीचे पड़ी हुई है, सिर फूटा हुआ है, आंख निकली हुई है और कलाई से भी खून बह रहा है। ये देखते ही पुलिस वहाँ पहुँचती है और फिर दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब आप आगे जानिए किस तरह से दिल्ली पुलिस इन तीनों कातिल तक पहुँचती है, और क्या सच में जो राम प्रसाद है ये नोटों की गड्डियाँ इसको मिली तो मिली कैसे, ये जो नकली नोट के ऊपर असली गड्डी लाया था आखिर वो कैसे लेकर आया। और आप जानेंगे कि किस तरीके से ये सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी था और कैसे बंगाल में लोगों को फंसा रहा था, और कैसे ये जो प्रोफेसर थी उनको भी फंसाने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी डील की बात लेकर ये प्रोफेसर के पास आया था जिसको मना करते ही इसने उनकी हत्या कर दी। अब जब इस पूरे हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की दस्तक होती है तो दिल्ली पुलिस पहले उस पूरे घर का मुआयना अच्छे से करती है। पता लगता है कि जो प्रोफेसर है इनकी एक शादीशुदा जिंदगी थी जहां पर अब तलाकशुदा में बदल चुकी है। तो पुलिस को सबसे पहले शक जाता है कि हो सकता है कि पति ने हत्या करवाई हो। पति को थाने बुलवाया जाता है, जैसा कि अक्सर केसेस में होता भी है। पति आके कहता है कि जिस रोज हत्या हुई सर, मैं उस रोज तो पुणे में था और मैं अपनी एक्स वाइफ की हत्या क्यों करवाऊंगा जब हमें पता है कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। अब पुलिस कॉल डिटेल्स खंगाल रही है पति का, क्या कहीं पति ने कहीं पर फोन किया हो, किसी हत्याकांड में उसका कहीं ना कहीं नाम आ रहा हो। हर जो कवायद शुरू होती है वो शुरू की जाती है, लेकिन पति से कोई ऐसा सक्सेस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर पुलिस ने सोचा ठीक है, एक टीम को हम पति से पूछताछ में लगाते हैं, दूसरी टीम को उस पूरे इलाके का मुआयना के लिए भेजते हैं। अब आसपास की सीसीटीवी को खंगाला गया तो उस इलाके में बहुत ही कम सीसीटीवी है, लेकिन जो सीसीटीवी पुलिस को मिला उससे ये जरूर पता लग गया कि आखिरी बार यही एक फैमिली उस छठवें माले पर गई थी जहां पर डी प्रोफेसर रहती थी। अब उस पूरे इलाके में बहुत सारे जो फूड डिलीवरी वाले हैं वो भी आ जा रहे थे। तो लगभग ऐसे 200 लोगों से दिल्ली पुलिस ने एक एक कर ह्यूमन इंटेल मतलब जा जाकर पूछताछ की कि अरे आप जानते थे, आप उसके घर पर गए थे। लेकिन 200 लोगों में से ये जो 3 लोग जो आपको सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लग रही थी। अभी 3 लोग कौन है, मुंह पर मास्क लगा हुआ है, भरी गर्मी में कोरोना चल रहा होता तो समझ में भी आता, लेकिन ये तो भरी गर्मी में मास्क कौन लगाता है। अब ये लोग कौन है, कहां जा रहे हैं, इसके बारे में कोई और सीसीटीवी दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन उस पूरे इलाके में एक कैब ड्राइवर जरूर था जिसकी गाड़ी वहां पर बहुत देर से खड़ी हुई नजर आ रही थी। मतलब जब ये फैमिली ऊपर गई, जब ये फैमिली नीचे आई, तब भी गाड़ी वहां पर खड़ी हुई नजर आ रही थी। पुलिस को लगा कि जरा इस कैब वाले से पूछताछ करते हैं, शायद इसे कुछ पता हो। कैब वाले को जब ये वीडियो दिखाया जाता है जो हम आपको दिखा रहे थे शुरुआत से लेकर अब तक, कि ये जो तीनों फैमिली है, क्या तुमने इन्हें हाल ही में कहीं पर देखा है। कैब ड्राइवर कहता है कि अरे सर, मैं ही तो इन फैमिली को होटल से यहां लेकर आया था, फिर मैं ही तो इन्हें यहां से लेकर होटल गया था। पुलिस को लगता है सबसे बड़ी लीड मिल चुकी है। पुलिस उस कैब ड्राइवर के बयान के आधार पर उस होटल तक पहुंचती है। होटल वाले को फिर से वीडियो दिखाया जाता है क्योंकि फोटोग्राफ्स कहीं पर कुछ नहीं मिल रहे थे। वीडियो देखने का होटल वाला भी कहते कि हाँ सर, ये फैमिली हमारे यहाँ ही रुकी हुई थी। पुलिस वाले कहते कि अच्छा जरा दिखाओ रिकॉर्ड में कि ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं। तो जो आधार कार्ड जो उस पर लगाया गया था बिहार का था और बंगाल का था। उस आधार कार्ड पर जब कुंडली खंगाली गई तो पता लगा कि तो फर्जी है, नकली है। लेकिन उन शातिर फैमिली ने अपना फोन नंबर असली दे दिया था। उस असली फोन नंबर के आधार पर पुलिस उस नंबर पर को लगातार ट्रैक कर रही थी कि ये नंबर से किससे बातचीत होती है, नंबर कहां पर एक्टिव है। तो 100 सर्विलांस के लिए टीम लगा दी गई। अब यहां पर जो दूसरी जो टीम थी वो होटल वाले से ही जानना चाह रही थी कि इसके बाद ये फैमिली कहां पर गई। तो पता लगा कि स्टेशन की ओर निकल चुके हैं। और जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि ये ट्रेन के अंदर भी पुलिस को छकाने के लिए बार बार ऑटो चेंज कर रहे हैं, कैब चेंज करेगी। पुलिस अगर चाह भी ले तो गुम हो जाए, इनको पता ना चले कि ये फैमिली कहां पर गई है। लेकिन पुलिस
छानबीन करते करते, पीछा करते करते उन्हें पता लगता है कि पूर्वा एक्सप्रेस जो दिल्ली से निकलकर एक तरीके से बंगाल तक जाती है, उस बंगाल में जाने के बाद बर्धमान वाले इलाके में उस नंबर से इनकी डिटेल्स निकाली जाती है, लोकेशन निकाली जाती है और उनके घर पर दिल्ली पुलिस ठकठका कर कहती है कि बाहर निकलो राम प्रसाद, दिल्ली पुलिस दिल्ली से आई है बंगाल में तुम्हें गिरफ्तार करने। अब जब इस पूरे इलाके में ये पता लगती है कि ये जो राम प्रसाद कौन है, क्या कुंडली है, तो पता लगता है कि राम प्रसाद आदतन अपराधी है। उसने 50 से ज्यादा लोगों के साथ एक तरीके से पैसा उनका हड़पा है, ना उनको वापस किया है, और आसपास के इलाकों में बदनाम है प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। साथ ही साथ ये अक्सर वहां पर बंगाल बर्धमान इलाके में इसकी खुद की एक दुकान भी थी। अभी जो दुकान थी, पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की लैंड रजिस्ट्री विभाग से कि ये जमीन है तो है किसकी। तो क्या पता लगता है? पता लगता है कि डीयू प्रोफेसर की एक तरीके से नानी की जो जमीन थी, जो इस ड्यू प्रोफेसर के नाम पर हो गई थी, भली दिल्ली में रहती थी लेकिन उसकी पुश्तैनी जमीन बर्धमान वाले इलाके में थी, और उस इलाके में जो घर था वो इन्होंने ड्यू प्रोफेसर ने इस फैमिली को किराए पर दिया था। शुरुआती तौर पर सिर्फ 2 कमरे लिए गए थे जिसका किराया 5,000 रुपए था 2023 में, लेकिन इस फैमिली ने कहा कि हमें दुकान भी खोलनी है, हमें अपने स्टोर पे आपका सामान भी रखना है, तो आप कितना किराया लेंगे? तो ड्यू प्रोफेसर ने कहा कि आप 11,000 रुपए दे दीजिए और इस किराए पर आप रह सकते हैं। तो 1200 गज प्रॉपर्टी के लिए, 1200 गज से आप समझ रहे हैं करोड़ों की प्रॉपर्टी का सिर्फ महज 11,000 रुपए दे रहे थे ड्यू प्रोफेसर को। वहां पर दुकानें चल रही थी, स्टोर रूम बना हुआ था और ना जाने क्या क्या चीजें चल रही थी, और लगातार इस प्रॉपर्टी से इतनी मोहब्बत हो जाती है इस फैमिली को कि बार बार ड्यू प्रोफेसर से कहते हैं कि आप हमें ये जमीन बेच दीजिए, हम आपको जितना पैसा चाहिए होगा उतना दे देंगे। लेकिन ड्यू प्रोफेसर का बार बार कहना था कि मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं इसे बेचना नहीं चाहती हूं, और आप अब फोर्स करना बंद कीजिए और मेरी जमीन को खाली कर दीजिए फौरन। और इसी के बाद जब बात नहीं बन रही थी, तो क्योंकि इनकी खुद की दुकान थी, सैनिटरी की एक दुकान थी, तो ये अक्सर दिल्ली के करोल बाग से सामान लेके जाते थे सस्ते दाम पर, और बंगाल में ले जाकर वहां पर उसे अपने दाम पर बेच दिया करते थे। अब क्योंकि दिल्ली आना जाना लगा रहता था, और इसलिए अपने मकान मालिक के घर को देखने के लिए, सोचिए 1200 गज की जमीन को छोड़कर ड्यू प्रोफेसर एक फ्लैट में रह रही है, क्योंकि यहाँ पर उनका एक तरीके से कॉलेज में आना जाना भी है, तो वहां पर ये आकर रेकी करता था, देखता था कि जो मैडम का कब कॉलेज जाती हैं, कब आती हैं, किसके साथ घुलना मिलना है, उस पूरे इलाके में कहाँ सीसीटीवी लगे हैं, हर एक चीज़ रेकी करने के बाद जनवरी महीने में ही रेकी हो गई थी, क्योंकि इसे पता था कि आने वाले समय अगर ये ड्यू प्रोफेसर नहीं मानेगी तो रास्ते से हटाना ही एक आखिरी ऑप्शन बचा है। और इसके बाद ये वापस बंगाल जाकर बीवी को हर एक चीज़ समझाता कि देखो ड्यू प्रोफेसर मैडम का ये घर है, यहाँ फ्लैट है, अकेले रहती हैं, पति से तलाक हो चुका है, अगर इन्हें हम मार भी देंगे तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, और कौन विश्वास करेगा कि बंगाल से कोई गया है 1400 किलोमीटर सफर तय कर मारने के लिए। और इसलिए ये जो पूरी फैमिली जब बात नहीं बनती तो नोटों से भरा बैग ले जाकर उनके सामने रख देते हैं कि ये रहा नोटों का बैग, आप चाहो तो जमीन अपने नाम कर लो। और क्योंकि जानबूझकर बदमाशी करते हुए नीचे सफेद पन्ने रख दिए गए थे, ऊपर से नोट रख दिया था, ताकि ड्यू प्रोफेसर को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीन को हड़पा जा सके। जब बात नहीं बनी तो इन्होंने उस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। साथ ही साथ जब पुलिस इंट्रोगेशन कर रही थी तब वहां पे पति ने कहा कि हमने तो घर से हथियार लेकर आए थे ड्यू प्रोफेसर को मारने के लिए, लेकिन जब वहीं बीवी से पूछताछ की गई तो बीवी ने कहा कि नहीं, हमने उन्हीं के किचन से हथियार लेकर उनकी हत्या की है। अब मियाँ बीवी में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये पुलिस समझना चाहती है। और मियाँ बीवी आखिर झूठ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर कोई हथियार लेके आएगा तो एक ही बार में मान लेगा, तो यहाँ मियाँ बीवी क्या कुछ और भी चीजें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या इस पूरे केस को एक तरीके से गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं? तो फिलहाल के लिए पूरी की पूरी फैमिली सलाखों के अंदर जरूर है। 13 साल का जो बच्चा वो गवाह भी है और उसे देखा भी है, तो उसे भी पुलिस अच्छे तरीके से पूछताछ कर रही है। लेकिन फिलहाल के लिए किस तरीके से प्रॉपर्टी हड़पने के लिए लोग इतनी दूर से आ जाते हैं, रेकी करते हैं, किसी की गाड़ी, मेहनत की कमाई को चुरा लेना, हड़प लेना लोगों को आसान लगता है, और उसके लिए वो किसी की जान लेने से भी सोचते नहीं है कि हम ये कौन सा गलत काम करने जा रहे हैं। और अपने बच्चों की आंखों के सामने वो जानबूझकर
हत्याकांड को अंजाम देते कि देखो तुम्हारे पापा मम्मी ने हत्याकांड किया है, तुम भी सीखो, समझो और तुम्हें भी आने वाले भविष्य में इसी तरीके से काम करना है अगर कोई तुम्हें मना करे या नो कहे। तो फिलहाल के लिए हमें लगा कि स्टोरी तक आपको पहुंचाना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक परिवार ने अपने बच्चे को हत्या करते वक्त गवाह बनाया और सिखाया कि जिस तरीके से आप बच्चों को ABCD सिखाते हैं वो सिखाया कि हत्या कैसे की जाती है। देखो और सीखो कि हम जैसे लोग जब किसी से जमीन या पैसा हड़पना चाहते हैं, अगर वो मना करे तो उसे मौत के घाट उतार दो। फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।